इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। मतलब कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में और सॉल्वेंट ऐड करते हैं, मतलब कि उसको डाइल्यूट करते हैं, तो उसकी कंडक्टिविटी मतलब कि के और उसकी मोलर कंडक्टिविटी में मतलब कि डेलम उसमें क्या चेंज आएगा। तो पहले हम समझेंगे कि कंडक्टेंस में क्या चेंज आता है डाइल्यूट करने पे सॉल्यूशन को। तो कंडक्टेंस क्या होती है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, उसको हम कहते हैं उसकी कंडक्टेंस। मतलब कि अगर जितना ज़्यादा उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है तो मतलब सॉल्यूशन की कंडक्टेंस उतनी ही ज़्यादा है। अब कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है फ्री आयंस की वजह से, फ्री आयंस की प्रेजेंस की वजह से। जैसे कि मेटल में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वैसे ही किसी इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि ऐसा सॉल्यूट जो कि आयंस में डिसोसिएट हो जाए, जैसे कि NaCl, इसको अगर मैं सॉल्वेंट ऐड करूंगा इसमें तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो होता है फ्री आयंस की प्रेजेंस की वजह से। अब इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जब दोनों को ही डाइल्यूट किया जाता है, मतलब कि उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाया जाता है, तो दोनों की जो कंडक्टेंस होती है जी वो इंक्रीज हो जाती है। होती दोनों की इंक्रीज है लेकिन अलग अलग रीजंस की वजह से होती है। पहले हम देखते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्यों इंक्रीज होती है। तो देखो होता क्या है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, जो कि अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। जैसे कि एसिटिक एसिड, अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगा, अगर मान ला कि मैंने इसके 10 मॉलिक्यूल लिए, 10 मॉलिक्यूल लिए और उसको मैं डिसोसिएट करता हूँ, तो उसके 10 में से हार्डली 2 ही ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो कि अपने आयंस में क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। बाकी 8 के 8 जो है वो मॉलिकुलर फॉर्म में ही रहेंगे। अब क्या होगा कि अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन बढ़ाता हूँ, मतलब मान लो कि यहाँ पर एसिटिक एसिड है और इसमें हम और सॉल्वेंट ऐड करते हैं, और क्या करते हैं, सॉल्वेंट ऐड करते हैं, मतलब कि इसको डाइल्यूट करते हैं, मतलब कि डाइल्यूशन बढ़ाते हैं। तो होगा क्या कि जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बढ़ जाएगा, मतलब इसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जहाँ इसके 10 में से 2 मॉलिक्यूल आयंस में डिसोसिएट हो रहे थे, अब इसके 10 में से 3-4 और ऐसे होंगे जो आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। जहाँ इसके देखो 10 में से 2 डिसोसिएट हो चुके थे आयंस में, तो अब 8 ही बचे थे, तो 8 में से भी 4-5 ऐसे होंगे जो अपने आयंस में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ऐसे में डाइल्यूशन की वजह से होगा क्या कि इसके सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे। और फ्री आयंस ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट वो फ्री आयंस की प्रेजेंस की वजह से होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, डाइल्यूशन बढ़ाने पे नंबर ऑफ फ्री आयंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिसोसिएशन बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कुछ और मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर आयंस में टूट जाते हैं। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कि अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल इसके लूँगा तो ऑलमोस्ट 10 में से 10 क्या होंगे, जो 10 में से 10 क्या होंगे, अपने आयंस पे डिसोसिएट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि इनका डाइल्यूशन बढ़ाने पे, मतलब कि इनको डाइल्यूट करने पे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनका कंडक्टेंस क्यों बढ़ेगा। अभी हमने कहा है कि वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों का ही बढ़ेगा, तो वीक का तो समझ में आता है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जा रहे हैं। जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं ये और डिसोसिएट हो जा रहे हैं तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जा रहे हैं। तो लेकिन स्ट्रॉन्ग का क्यों बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो ऑलरेडी कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है। तो यहाँ पर रीज़न ये है कि देखो ये होज कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है। अगर मान लो कि यहाँ पर HCl सॉल्यूशन है तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन होंगे और Cl नेगेटिव आयन भी होंगे। लेकिन होगा क्या कि Cl नेगेटिव H पॉजिटिव रैंडमली यहाँ पर घूम रहे होंगे, उनके बीच क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है तो उनके बीच हल्का सा क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि उनके मूवमेंट में हिंड्रेंस पहुंचाएगा, बाधा पहुंचाएगा। मतलब वो ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा इसकी वजह से, और H+ फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा Cl नेगेटिव की वजह से, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा, ये फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा। लेकिन जब हम डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। जहाँ वो इतने दूर थे अब वो और दूर हो जाएंगे, अब वो क्या हो जाएंगे, और दूर। तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज होगा तो ऐसे में ये क्या कर पाएंगे, ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाएंगे पहले के कंपैरिजन में। जितना ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाएंगे, जितना जो फ्री आयंस है वो फ्रीली मूव कर पाएंगे, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट कर पाएगा। तो कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा क्या होगी, कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि कंडक्टेंस और दोनों के केस में इंक्रीज होगी, वीक के केस में भी, स्ट्रॉन्ग के केस में भी। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे। तो अब बात करते हैं कंडक्टिविटी यानी कि के की। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस है उसी को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। मतलब कि अगर यहाँ पर एक बीकर है मान लो, और इसमें यहाँ पर
किसी इलेक्ट्रोलाइट का 40 सेंटीमीटर क्यूब फिल किया हुआ है ना, 40 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो मान लो कि इसकी जो कंडक्टेंस है वो है 400, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो उसका होगा, मतलब कि 1 ml जो होगा, उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, वो 10 के अराउंड होगी, वो 10 होगी, है ना। तो कंडक्टिविटी होती है कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस होती है ना, मतलब उसका जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा, मतलब अगर हम यहाँ पर एक क्यूब मान ले जिसकी डायमेंशन 111 होगी, तो इतना इसके अंदर जो सॉल्यूशन आ रहा है उसकी कंडक्टेंस कितनी है, मतलब वो कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पा रहा है, उसको हम कहेंगे उसकी कंडक्टिविटी। अब जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो फ्री आयंस बढ़ते हैं, फ्री आयंस बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है, कंडक्टेंस जी, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है ना। तो एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि के की वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए, कंडक्टिविटी भी, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू इंक्रीज ना होके डिक्रीज हो जाती है। अब वो इसलिए क्योंकि कंडक्टेंस तो इंक्रीज हो रही है डाइल्यूशन के साथ साथ, लेकिन वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, और कंडक्टेंस की कंपैरिजन में वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो इस वजह से जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसको आप इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, डेल एम इज इक्वल टू होता है के इंटू 1000 अपॉन सी। अगर मैं के इज इक्वल टू निकालूँ आएगा तो यहाँ पर डेल एम इंटू सी अपॉन 1000। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, मतलब कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, उसमें और सॉल्वेंट ऐड करेंगे, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। भाई अगर 1 गिलास पानी, उसमें 4 चम्मच चीनी है, वो काफ़ी मीठा हो रहा है, फिर अगर उसमें मैं आधा गिलास पानी और डाल दूँ तो उसकी जो मिठास होगी कम हो जाएगी, है ना, मतलब कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे, सॉल्वेंट बढ़ाने पे। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, आपको पता है कि के ठीक सामने आ रही सी, मतलब कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये डिक्रीज करेगी तो ये भी डिक्रीज करेगा, ये भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, अगर हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाएंगे, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो के भी क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी का, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी यूज आता है, तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। फिर बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी की, जिसको कि हम डेल एम से डिनोट करते हैं, डेल एम। अब होता क्या है कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, हमने देखा जो कंडक्टेंस है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, जो सॉल्यूट होगा वो और ज़्यादा डिसोसिएट होगा आयंस में, तो उसके नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो उसके 1 मोल आयंस की जो कंडक्टेंस होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। आप इसको भी आप फॉर्मूले से याद रख सकते हैं, यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप देखो कि जो कंसंट्रेशन है वो डेल एम की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, वो उसके नीचे आ रहा है, देखो यहाँ पर, है ना, योग डेल एम और योग सी कंसंट्रेशन। अब अगर मैं डाइल्यूशन इंक्रीज करूंगा, डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा, तो उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन घटेगी, डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। अब ये डिक्रीज होगी तो ये क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इसके सामने आकर नीचे आ रहा है, तो अगर ये डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डाइल्यूशन के साथ क्या होता है, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे मतलब नंबर ऑफ मतलब कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाने पे, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे जो डेल एम होगा, मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी होगी, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उसको फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पे, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे जो के होगा वो डिक्रीज करेगा, वो क्या करेगा, डिक्रीज। डाइल्यूशन बढ़ाने पे सी डिक्रीज करेगा, सी डिक्रीज करेगा, और सी के डिक्रीज करने पे के भी डिक्रीज करेगा। तो डाइल्यूशन अगर हम इंक्रीज करेंगे तो के मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। अब मोलर कंडक्टिविटी का, तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाएंगे, वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। अगर हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो सी डिक्रीज होगा, सी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और सी अगर डिक्रीज होगा तो डेल एम क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो आपको बस ये सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये आपके और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी काम आएगा।